ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की जो उस पे गिरने वाली रेडिएशंस को ऑलमोस्ट 100% या फिर कह लो 99.9% एब्जॉर्ब कर ले। तो यहां पर हम लिखते हैं इसी चीज को, साइंटिस्ट दे ट्राई टू मेक a body which can absorb 99.9% of the radiation falling on it। तो ये बॉडी जो बनाई गई ये थी एक सर्कुलर शेप में, और इस सर्कुलर शेप में एक इनलेट होल छोड़ा गया जहां से रेडिएशन अंदर आ सके, और इसको अंदर से कार्बन ब्लैक से कोट कर दिया। तो इनर सरफेस जो थी उसको कार्बन ब्लैक से कोट कर दिया गया। कार्बन ब्लैक क्यों? क्योंकि ब्लैक पेंट करना है, तो इस वजह से इंटरनल कोटिंग इस कलर की। अब यहां पर क्या हुआ, एक रेडिएशन को डाला गया इस ब्लैक बॉडी के अंदर इस होल के थ्रू। ये रेडिएशन जब इस बॉडी के अंदर एंटर करती है तो यहां पर ये टकराती है, और टकराने के बाद ये मल्टीपल एंगल्स पर इसी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो क्योंकि बार बार रेडिएशन जो है वो इस ब्लैक बॉडी की दीवार से टकरा रही है, इस वजह से क्या होता है, यहां पर एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम रहता है, और इस मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर की वजह से इस रेडिएशन के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो एनर्जी कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाती है इस ब्लैक बॉडी को, और यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देखने को मिलता है लाइट रेडिएशंस का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये पॉइंट कि ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन ऑफ रेडिएशन on the surface of the body, maximum energy is absorbed, और इसी एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से टेम्परेचर ऑफ this black body rises। और सपोज ये टेम्परेचर आ गया T2, इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हो गया T2 इसी एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से, और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कितना है, T1 है। और क्योंकि T2 बड़ा हो गया T1 से, क्योंकि लाइट रेडिएशन से एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सिंस T2 is greater than T1, hence radiations are emitted by the body, emitted by this body, and are called black body radiations। तो कल आपको जो बात बताई थी, ये सबस्टेंस जब गर्म होगा तो इसमें से रेडिएशंस बाहर निकलेंगी। कहां से आएंगी रेडिएशंस? इस होल से जो हमने इस रेडिएशन की एंट्री के लिए छोड़ा था, और इन रेडिएशंस को बोला जाएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्या किया, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हमें स्टडी करना था, तो इसको कैसे स्टडी करते हैं, देखो यहां पर ये हमारे पास ब्लैक बॉडी था, इससे रेडिएशन एंटर हुई जिसकी वजह से मैक्सिमम हीटिंग यहां पर देखने को मिली, और हीट होने के बाद यहां से जो रेडिएशंस निकली इनको बोला गया ब्लैक बॉडी। अब इन रेडिएशन को क्या किया हमने, इन रेडिएशन को हमने रिसीव किया एक प्रिज्म पे। तो सपोज ये एक रेडिएशन है जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये प्रिज्म पे आके जब गिरती है तो ये अलग अलग वेव्स में, जो वेव्स इस रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट होंगी उसमें ब्रेक हो जाएगी। तो प्रिज्म से क्या हुआ, डिफ्रैक्शन करा लिया हमने इन रेडिएशंस का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का
डिफ्रैक्शन करा लिया हमने प्रिज्म का यूज करके। जब प्रिज्म से डिफ्रैक्शन होता है तो हमें यह पता चलता है कि इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में रेडियो वेव भी थी, माइक्रोवेव भी थी, इंफ्रारेड भी थी, लाइट रेडिएशंस भी थी, अल्ट्रावायलेट भी थी एंड सो ऑन। तो जिस भी वेव से ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन बनी हुई होगी, प्रिज्म उसको सेपरेट कर देगा। अब प्रिज्म से सेपरेट होने के बाद हमें यह पता चला कि ये इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं इनकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस ऑफ इंफ्रारेड प्रेजेंट इन दिस ब्लैक बॉडी इज मोर देन रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लाइट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट। और ये तब ज्यादा थी जब टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड था इस ब्लैक बॉडी का। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर को यहां पर मेजर किया। जब टेम्परेचर इस बॉडी का 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टाइम पर हमें ये रेडिएशंस इसके अंदर मिलती हैं, और इनमें से इंफ्रारेड जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है, लेकिन बाकी रेडिएशंस भी प्रेजेंट हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन को लेके एक ग्राफ बना दिया, और इस ग्राफ को बोला जाता है दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ। यहां पर इंटेंसिटी को ग्राफ बना दिया और यहां पर आ गया वेवलेंथ। तो इंटेंसिटी को वेवलेंथ से जब प्लॉट किया गया तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी किसकी मिल रही है? इंफ्रारेड की। तो इंफ्रारेड की जो इंटेंसिटी आ रही थी फर्स्ट केस में वो यहां थी। इंटेंसिटी इंफ्रारेड की जब होती है मैक्सिमम तो वेवलेंथ आती है λ1। रेडियो वेव जो थी इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है तो ये पीछे लाई करेगी, इनकी इंटेंसिटी कम आ रही है तो ये नीचे रहेगी। माइक्रोवेव की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा थी। लाइट रेडिएशंस जो है इनकी इंटेंसिटी फिर से कम हो गई। अल्ट्रावायलेट की इंटेंसिटी भी कम है। तो इन पॉइंट्स को जब जोड़ा तो हमें ग्राफ मिला कुछ ऐसा। तो जब आप बुक्स में देखोगे, बुक्स में आपको ये ग्राफ दे रखा होगा, ये पॉइंट्स नहीं दे रखे होंगे कि भाई इतने टेम्परेचर के ऊपर हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो ज्यादा रहती है। अब क्या हुआ? अब इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया और इसका टेम्परेचर कर दिया 500 डिग्री सेंटीग्रेड 300 से। अब देखो क्या हुआ, फिर से यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। अब जो रेडिएशंस यहां पर मिली इसमें इंफ्रारेड की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी, बल्कि अब इंटेंसिटी बढ़ गई। लाइट रेडिएशंस जो विजिबल रीजन होता है इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो फिर से वही काम किया गया। रेडियो वेव्स का देखा गया भाई इंटेंसिटी कितनी आ रही है, माइक्रोवेव्स की इंटेंसिटी को देखा गया, इंफ्रारेड की इंटेंसिटी को देखा गया, और लाइट विजिबल लाइट की इंटेंसिटी को देखा गया, फिर अल्ट्रावायलेट की इंटेंसिटी को देखा, एक्सरे की इंटेंसिटी को देखा, और इनको जोड़ के एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ आया इस बार इस तरीके से। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आ रही थी विजिबल लाइट की, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? उसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड से होती कम, तो ये थी λ2। फिर इस टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, 700 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो देखो यहां पर जो वेवलेंथ आई थी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये ग्राफ जो है पहली लाइन है जब टेम्परेचर था 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरी लाइन है जब टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड था तो λ2 की वैल्यू जो थी वो रेड रीजन के पास आ रही थी, रेड कलर के पास। कल आपको बताया था रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है? 650 से 750 नैनोमीटर, इस रेंज में लाई करती है। जब इस टेम्परेचर को 700 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ये पता चला कि अभी भी मैक्सिमम इंटेंसिटी विजिबल रीजन में लाइट के पास ही आ रही है, लेकिन अब जो है वो रेड कलर नहीं बल्कि येलो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो फिर से ग्राफ जो है इंटेंसिटी येलो लाइट की बढ़ गई, ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है येलो लाइट, लेकिन येलो लाइट की वेवलेंथ क्या होती है? कम। तो फिर से ये ग्राफ आया, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका। टेम्परेचर को हमने कर दिया यहां पर 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो पहले रेड दिखाई दिया, फिर येलो दिखाई दिया, फिर ब्लू दिखाई दिया।
तो ब्लू कलर का ग्राफ ये हो गया 700 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ। ब्लू कलर वाला रीजन कब आएगा? जब टेम्परेचर कर देंगे 800 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो ग्राफ आ गया कुछ इस तरीके से। और इसकी जो वेवलेंथ आ रही है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है ब्लू कलर की, उसकी वेवलेंथ क्या आ रही है? λ4, जो कि क्या है? छोटी है λ3 से और λ2 से। यहां ब्लू कलर दिखाई दे रहा था, यहां येलो कलर दिखाई दे रहा था, यहां हमें रेड कलर दिखाई दे रहा था। तो ये ग्राफ हमें मिला ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का प्रिज्म से डिफ्रैक्शन कराने के बाद। अब इस ग्राफ में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। जब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कंक्लूजन। फर्स्ट, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, the intensity of radiation increase। तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले इसकी हाईएस्ट पॉइंट जो था वो यहां पर था, तो यहां पर इंटेंसिटी जो थी वो इतनी थी। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ये ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट अब यहां चला गया, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा हो गई। तो ये पहला कंक्लूजन है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और ये पॉइंट हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी उसमें मैंने आपको की पॉइंट्स लिखवाए थे। उस की पॉइंट में लास्ट पॉइंट आपने लिखा था एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो देखो यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है इस ग्राफ के अंदर भी। अब आता है सेकंड कंक्लूजन, as the temperature increase the wavelength of emitted radiation decrease। तो हम इस ग्राफ से देख रहे हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ क्या होती जा रही है? कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो एमिटेड रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है थर्ड पॉइंट, रेडिएशन ऑफ all region are emitted। तो जैसा कि मैंने ये ग्राफ बनाया था, तुम्हें बताया था रेडियो वेव भी निकलती है, माइक्रो भी आती है, इंफ्रारेड भी आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेडिएशन जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से हमें बाकी रेडिएशंस जो हैं उनका पता नहीं चलता। सिर्फ वो रेडिएशन ज्यादा दिखाई देती है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। तो ये तीसरा पॉइंट है। कोई आपसे अगर ये कहे कि आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है किसी चीज का, तो ये बताओ उस टाइम पर रेडियो वेव्स निकल रही होंगी या नहीं? तो निकलेंगी, सभी रेडिएशंस निकलेंगी, डिफरेंस सिर्फ उनकी इंटेंसिटी में आएगा। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो ग्राफ हमने बनाया उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन इस तरीके से निकाला। अब देखो इस चीज को हम प्रैक्टिकली भी डेली लाइफ में भी देखते हैं। कहां देखते हैं हम? तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता देता हूं आपको जहां पर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला ही इफेक्ट आपको दिखाई देता है। आपके पास एक आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड को आप गर्म कर रहे हो। तो जब आप इसको गर्म करना स्टार्ट करते हो एक ऐसा टेम्परेचर पहुंच जाता है इस रॉड का कि ये रॉड हमें रेड कलर की दिखाई देने लग जाती है। मान लो उस टाइम पर टेम्परेचर जो है इस रॉड का वो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कलर आ गया, हम यहां पर नहीं रुके, हमने और ज्यादा इसको हीट कर दिया। रेड कलर का आयरन रॉड हो गया, अभी भी हम नहीं रुक रहे, इसको और ज्यादा हीट कर रहे हैं, तो ये रेड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा येलो कलर में। और जब येलो कलर होगा इस रॉड का उस टाइम पर इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा
मान लो टेम्परेचर हो गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज्यादा गर्म करोगे अभी भी नहीं रुक रहे, तो इसका कलर दिखाई देगा तुम्हें कुछ देर बाद में ब्लू। तो ये टेम्परेचर जब 700 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है तब दिखाई देगा। अभी भी तुम नहीं रुक रहे, अभी भी इसको और ज्यादा गर्म करने जा रहे हो, तो ये मेल्ट हो जाएगा लास्ट में, और मेल्ट होने के बाद इसका कलर दिखाई देगा तुम्हें व्हाइट। ये कलर चेंज हम देखते हैं जब हम किसी लोहे की चीज को गर्म करते हैं। ये कलर चेंज जो था वो इसी एक्सपेरिमेंट से मिलता है। जब टेम्परेचर लो था तो आपको कलर कौन सा दिखाई दिया? रेड। अब इस विबग्योर रीजन के अंदर आप अगर देखो तो रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, जबकि वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है? मिनिमम। वेवलेंथ सबसे ज्यादा है कब? जब टेम्परेचर लो रहता है। और ज्यादा गर्म किया तो इसका कलर क्या दिखाई दे रहा है? येलो, मतलब रेड से येलो में शिफ्ट हो गए। अब येलो की वेवलेंथ क्या है? रेड से कम है, तो येलो कलर कब दिखाई दे रहा है? जब हाई टेम्परेचर हो गया और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, और गर्म कर रहे हैं इसको अभी भी नहीं रुक रहे, तो इससे क्या हो जाएगा? ब्लू कलर दिखाई देने लग जाएगा। और ब्लू कलर में क्या है? टेम्परेचर और भी ज्यादा है, तो ब्लू कलर यहां लाई करता है, इन दोनों से वेवलेंथ कम है। तो ये इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो अब दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ आया, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना था एक एक्सप्रेशन के साथ। मतलब ये थियोरेटिकल टॉपिक नहीं चल रहा, यहां पर फिजिक्स जो है वो अप्लाई हो रही है, और फिजिक्स में हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, एक एक्सप्रेशन होती है, एक कंसेप्ट होता है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स के जो साइंटिस्ट थे वो कोशिश करने लगे कि हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों को रिलेट करके और इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दे। ये ग्राफ इस इक्वेशन की वजह से बनेगा, और इस इक्वेशन को अप्लाई करके आप इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्योंकि यहां पर रेडिएशंस जो थी वो इन्वॉल्व थी, और रेडिएशंस को उस टाइम पर कौन एक्सप्लेन करता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो क्लासिकल फिजिक्स का एक हिस्सा थी। तो ये बिहेवियर एक्सप्लेन करना क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का यूज करके लोगों ने स्टार्ट कर दिया। जब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो सबसे पहला अटेम्प्ट किया वेन्स नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने अपनी एक लॉ दिया जिसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, और इसको एक इक्वेशन के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस को जब आप गर्म करते हो तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं, उन रेडिएशंस में से मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस रेडिएशन की होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन, तो जैसे कि अगर इस ग्राफ के अंदर मैं बात करूं तो ये टेम्परेचर जब होगा तो ये जो रेडिएशन है λ1 वाली रेडिएशन, ये लैम्डा मैक्स कहलाएगा। वो रेडिएशन जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, उसकी वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर के साथ। किसी भी सब्सटेंस को आप गर्म करेंगे तो उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस का कलर दिखाई दे, जो आपको दिखाई दे रहा है वो डिपेंड करेगा। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था आयरन रॉड वाला, आयरन रॉड को जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया तो रेड कलर दिखाई दे रहा था। तो ये रिलेशन कह दिया है कि टेम्परेचर को यहां पुट कर दो, आपको वेवलेंथ जो है उसके साथ इनवर्स रिलेशन दिखाई देगा टेम्परेचर का। टेम्परेचर को बढ़ाओगे लैम्डा मैक्स कम हो जाएगा, तो ग्राफ के अंदर ही पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को लगाया गया, इसको बोला गया बी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻⁹ मीटर केल्विन। तो ये था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इस लॉ के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई कि लैम्डा मैक्स और टी जब ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो लाइन ऐसे नहीं आती, बल्कि लाइन आती है इस तरीके से। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट करें
तो लाइन ऐसे आएगी, और एक्सपेरिमेंटली हमारे पास लाइन कैसी आ रही है, ये वाली। तो वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो बेस्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे, अब आप यहां पर लिख सकते हो वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ व्हिच वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, it was based on electromagnetic wave theory and takes into consideration the wave nature of radiation, fails to explain the black body radiation graph। इन्होंने जो इक्वेशन दी थी वो ये दी थी, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और यहां पर लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी, वेयर बी इज इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻⁹ मीटर केल्विन। अब आप यहां पर लिखेंगे, ये लिखने के बाद when this equation was used to draw the graph between, when this equation was used to draw graph between intensity and wavelength, the nature of graph obtained is, इंटेंसिटी यहां पर है, वेवलेंथ यहां पर है, ऐसा ग्राफ आया। Hence this equation is unable to explain black body radiation curve। तो क्योंकि ये लॉ जो था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कंसेप्ट को अप्लाई करके इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसके बाद में क्या हुआ, एक और दो साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने अपना एक और लॉ दिया जिसको रेलिक जीन्स लॉ बोलते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको आईआईटी एडवांस वगैरह के टॉपिक के अंदर मिल जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा अटेम्प्ट किया गया वो था रेलिक जीन्स लॉ। इन्होंने भी अपनी एक इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन जो थी वो रेडियंस के लिए थी। दे गेव एन इक्वेशन टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी कर्व, but by using this equation, same graph was obtained as Wien's displacement। तो इस वजह से क्या हुआ, यहां पर भी जब आपको ग्राफ देखने को मिला इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, तो एक ऐसा ही ग्राफ आया जो वेव्स डिस्प्लेसमेंट में आ रहा था। तो क्योंकि ये ग्राफ, अगर हम इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखें तो यहां के बाद जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसके बाद वाला ग्राफ और ये ग्राफ जो है वो मैच करते हैं, लेकिन इससे पहले का जो ग्राफ है ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा किसी से भी, ना वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से एक्सप्लेन हो पाया, ना रेलिक जीन्स लॉ से एक्सप्लेन हो पाया। ये सिर्फ लैम्डा मैक्स के बाद वाला ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। और क्योंकि ये ग्राफ जो है वो कहां लाई करता है, जब वेवलेंथ छोटी होती है, और छोटी वेवलेंथ किस रीजन में आती है, RMILUXGC। लाइट रेडिएशंस के बाद में स्मॉल वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं,
और यहां पर सबसे पहले रेडिएशन कौन सी आती है, अल्ट्रावायलेट। तो ये क्लासिकल फिजिक्स जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो आ रही हैं उनसे और उनसे छोटी रेडिएशंस के ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए इसको बोला गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। मतलब क्लासिकल फिजिक्स सिर्फ इन रेडिएशंस पर अप्लाई होती है, इसके बाद वाली जो रेडिएशंस हैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्लासिकल फिजिक्स यहां इस ग्राफ के अंदर। और क्योंकि ये रीजन अल्ट्रावायलेट से शुरू होता है इस वजह से इसको उस टाइम पर बोला गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। तो ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का फेलियर इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में। इसके लिए तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर जो कंसेप्ट पढ़े थे वो सभी कंसेप्ट एक पॉइंट से रिलेटेड थे। सारी की सारी रेडिएशंस वेव होती हैं और यही जो कंसेप्ट था वो यहां पर इस ग्राफ पे अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और रेयलीघ जीन्स लॉ जो है वो ग्राफ के इस हिस्से को भी एक्सप्लेन कर पाता जो लैम्डा मैक्स से पहले वाला है। बट कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दे पाया उस टाइम पे जो इस पूरे ग्राफ को एक इक्वेशन से ड्रॉ करके दिखा दे। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इसका ये ग्राफ जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यही उस टाइम पर क्या बन गया, क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ड्रॉबैक के रूप में आगे आ गया कि क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द रेडिएशंस या ऑल द फिनोमिनन रिलेटेड टू रेडिएशन। अब एक और एक्सपेरिमेंट होता है, सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही नहीं, एक और एक्सपेरिमेंट सामने आ गया जिसको क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा गया कि कुछ मेटल्स होते हैं। कौन कौन से मेटल्स, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक्सेट्रा, ये एल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप के। और जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं ये साइज में बड़े होते हैं और इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इस वजह से इनके साथ एक फिनोमिनन देखा गया कि जब भी किसी एल्कली मेटल पे, सीजियम, पोटेशियम या रुबिडियम में से किसी मेटल की सरफेस पे जब लाइट रेडिएशन गिरती है, लाइट रेडिएशन गिरती है तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। इसको यहां पर लाइट रेडिएशन से ज्यादा बेटर रहेगा रेडिएशन लिखे। जब भी इस मेटल की सरफेस पे कुछ रेडिएशंस आके गिरी तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। तो ये ऑब्जर्वेशन हम यहां पर नोट करते हैं, व्हेन alkali metal such as cesium is subjected to radiations, then electrons are ejected from their surface. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए थे, these ejected electrons move with a velocity in a particular direction. तो ये दो पॉइंट हमें ऑब्जर्व किए जब किसी एल्कली मेटल के ऊपर रेडिएशन डाली गई तब।
इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्यों यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अप्लाई होती है? क्योंकि एक रेडिएशन जो है वो यूज हो रही है एक मेटल की सरफेस पे। तो क्लासिकल फिजिक्स ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया इस प्रोसेस का? तो क्लासिकल फिजिक्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो यहां पर 2 पॉइंट प्रेडिक्ट करती है। क्या है ये 2 पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? जितनी ज्यादा रेडिएशंस डालोगे इस पॉइंट पे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे यहां से। ये मतलब है इस पॉइंट का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड दे डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन दिस मेटल सरफेस। ये तो था पहला पॉइंट जो क्लासिकल थ्योरी ने बोला इस बिहेवियर के बारे में। और एक और पॉइंट इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा इसकी स्पीड वो भी इस इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करेगी। ये था इनका सेकंड एक्सप्लेनेशन। द स्पीड ऑफ ejected electron depends on the intensity of radiation। तो ये दो कंक्लूजन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बताती है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब क्या किया जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। तो जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो इन दोनों में से एक पॉइंट तो सही मिला, पहले वाला पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। लेकिन दूसरा पॉइंट यहां पर सेटिस्फाई नहीं कर पाया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का पहला जो कंक्लूजन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब किए गए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आए वो ऑब्जर्वेशन ये थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ये पॉइंट सही है। लेकिन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इट डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब ये जो पॉइंट था ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था बल्कि ये डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पे। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो दो एक्सपेरिमेंट हो गए टोटल यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। पहला एक्सपेरिमेंट हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वहां पर हमें एक ऐसा ग्राफ मिला जिस ग्राफ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पोस्टुलेट्स का यूज करके एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिटरमाइन करेगी कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिटरमाइन करेगी कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद किस स्पीड से जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली करके देखा गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ये तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे नहीं बल्कि ये डिपेंड कर रही थी फ्रीक्वेंसी पे। तो इस पॉइंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती और यहीं से क्लासिकल फिजिक्स जो है उसका इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो जाता है।
पहले जो साइंटिस्ट जो ये मानते थे कि इस यूनिवर्स के अंदर सभी चीजें क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है, वो इन दो एक्सपेरिमेंट्स के होने के बाद में ये मानने लग गए कि क्लासिकल फिजिक्स इज नॉट द कंप्लीट फिजिक्स व्हिच कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रोसेस और ऑल द फिनोमिनन्स टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया।